मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सबसे आगे। सो उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसे हुए, क्योंकि मेरी को एंकर, मेरी साथी मेज़बान आज ट्रैफिक में फंसी हुई है। उसकी वजह से आज वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं दुआ गो हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाएँ और अगले घंटे में तकरीबन आकर मेरा साथ ज़रूर दें। और ऐसा समटाइम्स होता भी है कि आपने कुछ प्लान किया होता है, कुछ मंसूबे बनाए होते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन द एंड आकर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपके सारे प्लान को बेतरतीब कर देती है। वो हज़रत अली का कॉल नज़र आता है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है। तो इस थॉट के साथ हम आगाज़ करते हैं अपने शो का और सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है कि साल का आखिरी सुपर मून आज नज़र आएगा और ये साल का तीसरा और सबसे बड़ा सुपर मून होगा, जो शाम के वक्त कहा जा रहा है कि मशरिक़ की जानिब से तुलू होकर रात के आसमान में सबसे बुलंद दिखाई देगा। सुपर मून उस वक्त ज़ाहिर होता है जब चाँद ज़मीन के करीब तरीन नुक्ते पर पहुँच जाती है, जिससे वो आम फुल मून के मुकाबले में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आता है। तो जो भी इस चाँद को देखना चाहता है, इसकी खूबसूरती को इंजॉय करना चाहता है, वो वक्त निकाले और शाम के वक्त अपनी बालकनी में जाकर पहाड़ों पर भी आप जा सकते हैं, आप अपनी छत पर जा सकते हैं और इस चांद के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं और रूमी के माह अय्यार को भी याद कर सकते हैं, जिसमें वो छुपकर अपने महबूब को देखा करता था। अच्छा जी, ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको रशिया के फिटनेस इन्फ्लुएंसर सरगई के बारे में बताते हैं। हॉट एयर बलून से मुंसलिक हवा में उड़ते प्लेटफॉर्म पर दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल मैच खेलने का दावा किया है। जस्ट लुक एट दिस। अच्छा, इसको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये AI जनरेटेड वीडियो है, बट ये असल वीडियो है और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हॉट एयर बलून के साथ इस पूरे उन्होंने एक मैदान को लटकाया हुआ था, जो इस वीडियो में नज़र भी आ रहा है, और उसके अंदर खेलना। अब मुझे समझ नहीं आ रही है इसमें इस बॉल को बैलेंस किस तरह से किया गया है, क्योंकि हम अगर कुछ खेलने के लिए जाएँ तो हमें ये नज़र आता है कि हमारी बॉल जो है ना वही उड़ के किसी और के घर में चली जाती है। बहरहाल ये प्लेटफॉर्म जो है 1800 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहा था। उन्होंने इसकी एक वीडियो भी जारी की है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो उस वीडियो को हमने उठाया और हमने कहा कि जिन लोगों ने नहीं देखी उनको हम दिखाएंगे और इस वक्त हमने आपके सामने पेश भी कर दिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो इंसानियत की इश्तराकियत को बरकरार तो रखे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी हो। इसीलिए इंसान रिकॉर्ड्स बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डेविड रश ने आइडाहो में मुनक्किद होने वाले हाफ मैराथन में 137 टी-शर्ट्स पहनकर अपना खोया हुआ रिकॉर्ड दोबारा से हासिल कर लिया। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। डेविड रश जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड पहली मरतबा 2019 में 111 टी-शर्ट्स पहनकर कायम किया था, लेकिन कुछ साल के बाद एक और रनर जो है उन्होंने 127 टी-शर्ट्स पहनी और उसके साथ ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन डेविड रश ने कहा कि ये सिर्फ मेरा है और वो दोबारा से आए और दोबारा से ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और सख्त तरीन ट्रेनिंग वो कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए की है। भारी कपड़ों में दौड़े लगाना और उसके बाद वज़न भरे बैग पहनकर मशक करना डेफिनेटली समथिंग टू टॉक अबाउट। और वो उसके साथ साथ वीडियोज़ भी बना रहे थे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है। एक और इंटरेस्टिंग खबर और कुछ हद तक कंसर्निंग खबर और एक मामला जो बहुत मिस्टीरियस होता गया वो आपको बता देते हैं। आपको याद है 2014 में मलेशिया की एक परवाज़ MH370 वो खो गई थी और आज तक उसका पता नहीं चला है। तो मलेशिया ने ऐलान किया कि वो एक मरतबा फिर से उसकी सर्च को रिज्यूम करने जा रहे हैं। मलेशिया के हुकाम का ये कहना है कि समंदर की गहराई में सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से दोबारा शुरू किया जाएगा और शीन एयरलाइन की ये परवाज़ जो है MH370 8 मार्च 2014 को 239 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हो गई थी और इस परवाज़ का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई हैं जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस परवाज़ का मलबा मिल चुका है, लेकिन अभी तक ये मामला मुअम्मा बना हुआ है। अभी तक ऑफिशियली कोई स्टांस सामने नहीं आया कि इस परवाज़ के साथ हुआ क्या था और शायद कुछ उम्मीद बाकी है, इसीलिए मलेशिया की तरफ से एक मरतबा फिर से रिज्यूम किया गया है इस फ्लाइट ऑपरेशन को। अच्छा, सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है जो कि रिज्यूम की गई है, एक और भी है जिसको अब पंजाब हुकूमत रिज्यूम करने के लिए जा रही है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ये खबर सुननी पड़ेगी और तैयार भी होना पड़ेगा, स्पेशली तमाम पंजाब के लोगों को, क्योंकि एक मरतबा फिर से हम बसंत मनाएंगे। हुकूमत पंजाब ने 25 बरस के बाद बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है, जिससे मनचले शहरियों के दिलों में अब खुशी की लहर दौड़ गई है। डेफिनेटली ये पाबंदी जो है कुछ शराइत के साथ दी गई थी और उनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो। और पंजाब की काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 में बसंत के लिए
वाज़ेह ज़ाब्ते भी मुकर्रर किए गए हैं। अब ऑर्डिनेंस जो है वो ये कहता है कि पतंग फरोशों और बनाने वाले जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी, खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने किए जाएंगे, कैद की सज़ा भी हो सकती है। और ये बड़ा ही खूबसूरत हमारा फेस्टिवल था जो कि मौसमी बहार की आमद का पता दिया करता था, लेकिन कुछ मुनाफा कमाने वालों ने और मुनाफे के लालच रखने वालों ने इस खूबसूरत फेस्टिवल को एक खूनी फेस्टिवल में तब्दील कर दिया, जिसके बाद इसकी पाबंदी के हक़ में हम सभी खड़े हुए थे। लेकिन अगर जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए और उसके साथ इस खूबसूरत त्यौहार को मनाया जाए तो इसके अंदर कोई मज़ायक़ा नहीं है। जान लेते हैं कि कब हो सकती है एक्सपेक्टेडली ये बसंत पंजाब के अंदर। हमारे साथ आसिम नसीब ब्यूरो चीफ लाहौर में, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं जी, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो यू लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह, और दूसरा ये अब बताइए कि कब से होने वाली है ये बसंत, कब तक जो है ना पंजाब वाले तैयारी कर लें, तैयारी कर रखें बसंत को मनाने की? देखिए, कल से ये खबरें तो गर्दिश कर रही थी और उसके अंदर, क्योंकि आज पंजाब असम्बली का इजलास है जिसमें बाकायदा तौर पर ये टेबल हो जाएगा पंजाब असम्बली में एक मरतबा फिर, और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा ऑर्डिनेंस। और पतंगबाजी के हवाले से 2009 में लाहौरियों ने आखिरी बसंत बाज़ाब्ता तौर पर देखी थी, लेकिन उस दिन गवर्नर राज था, लॉन्ग मार्च हो रहा था, तो कुछ ने उसे मनाया था और कुछ शायद लॉन्ग मार्च की कवरेज देखते रहे थे। और एक तवील अरसे के बाद ये जो लाहौर के मादूम होती हुई एक त्यौहार था वो दोबारा उसे ज़िंदा किया जा रहा है। अभी हम आपको आपके प्रोग्राम में ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे अपने नाजरीन के साथ, और जो ताज़ा तरीन इतलात है वो हम अपने नाजरीन के साथ ये शेयर भी करेंगे कि 14 और 15 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाने के हवाले से बड़ी संजीदा तजवीज़ सामने आ गई है। इस हवाले से काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और जो कैबिनेट कमेटी बनाई गई है जो तमाम मामला को देगी, अमनो अमान के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से उनकी बैठक होगी और उसके अंदर भी फैसला किया जाएगा। और जो मेन इसके अंदर रखा जा रहा है वो यही रखा जा रहा है कि इस बसंत को जो है एक तो पुरअमन किया जाए और उसके साथ साथ बसंत का जो त्यौहार है उसे इस तरह मनाया जाए जिसमें ना कोई जानी नुकसान हो, बल्कि पाकिस्तान का एक जो बेहतर चेहरा है, रोशन उनका, हम ये कहेंगे हमारे सकाफती रंग है वो बिखरे आपके आसमान। मैं जानती हूँ ये दोबारा से कॉन्वर्सेशन क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ी सी तरह मुझे खुशखबरी जो है ना अपने अंदाज में मेरे जो नाजरीन है उन तक पहुँचा रहे थे कि 14 और 15 फरवरी 2026 को ये एक्सपेक्टेड है कि बसंत मनाई जा सकती है पंजाब के अंदर। डेफिनेटली ऑफिशियली जब तक ऐलान नहीं होता तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गैर हतमी या गैर सरकारी अभी तक की इत्तला जो है ना वो यही है जो आसिम नसीर ने हमें बताई है कि 14 और 15 फरवरी को बसंत हो सकती है। अच्छा आसिम, एक मरतबा फिर आपके पास आती हूँ। अब ये बताइए कि ये गुफ्तगू शुरू किसने की, ये टॉपिक छेड़ा किसने और क्यों ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक मरतबा फिर से बसंत होनी चाहिए? ऑल तो बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसके हक में हूँ अगर महफूज तरीके से बनाई जाए तो। आयशा, ये बहुत बोल्ड स्टेप है और मैं आपको अपने नाजरीन को आपके तवज्जुह से ये बताऊंगा और हम आपको बिल्कुल इनसाइडर ये बता रहा हूँ कि इसके जो मुहर्रिक हैं वो नवाज शरीफ साहब है और इसमें कोई सियासी उसके अंदर ये ना आप समझा गया कि शायद मैं मुस्लिम लीग नून को भी कवर करता रहा हूँ तो मेरा उस तरफ है। नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही। काफी बड़ी एक उनकी कमेटी बनाई गई थी। उनकी एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने इसे मुख्तलिफ सिफारिशात तय की जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के इस वक्त भी, क्योंकि वैसे तो ये 17 साल से ख़त्म हुआ था, लेकिन जो लोग कुछ जिंदा थे और जो शौक रखते थे या पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो काइट फ्लाइंग कर रहे थे उन तमाम से तजावीज़ ली गई और कहा गया कि इसे किस तरह महफूज बनाया जाए। अब अगर जब हम इसका जो ऑर्डिनेंस को जब देखते हैं तो उसके अंदर पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 उसके अंदर बड़ी आप देखेंगे कि मुख्तसर ये एक ऑर्डिनेंस है, 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन बड़ी जामे चीज़ें हैं। सज़ाओं का भी तयन कर दिया गया है, कैसे मनानी है, कौन इसकी ऑर्डिनेंस की आपको देगा, इजाज़त देगा, कितने दिन के लिए होगा, और उसके ऊपर जो आपकी डबल सवारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें मुतासर अफराद हैं वो मोटरसाइकिल सवार है, तो उन मोटरसाइकिल सवार अफराद के लिए पाबंदी का भी इसमें कर दिया गया है। सज़ाओं का तयन है, सर्च ऑपरेशन का है। बिल्कुल ठीक है, डिटरेंस के लिए बहुत अच्छा है कि
जुर्माने भी किए जाएंगे, कैद की सज़ा भी हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुनाफे की लालच करने वाले जो है ना वो सरगर्म हो जाते हैं मौके की मुनासबत से। उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए क्या कोई स्पेशल प्लान बनाया गया है? कोई सिक्योरिटी का इस सिलसिले में कोई प्लान तरतीब दिया गया है? अभी तक सोचा गया है इस बारे में? आशा, इसमें दो तीन चीज़ें तो है ना कि आपको बाकायदा तौर पर बताया गया कि आप डोर और गुड्डी, जो दो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि आपने काइट फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो कहाँ से लेने हैं। वो रजिस्टर्ड होंगे और वो रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई भी नहीं बेच सकेंगे। इसी वजह से जैसे कि मैंने आपको कहा कि 14 और 15 फरवरी 2026 को प्रपोज डेट आ गई है। लाहौर के अंदर डीसी को ये दी जाएगी, लेकिन उससे कबल जो एक खुसूसी कमेटी है जो तमाम मामला को देख रही है वो देखेंगे और उस पर फैसला करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इस तजवीज़ के मैं कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके सवाल का जवाब भी है कि इसके अंदर उन्होंने जो प्रपोज डेट दी है उसके साथ साथ प्रपोज जगह भी तयन कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस के अंदर भी आपको मुकाम का कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि आप लाहौर पूरे में जहां दिल करेगा आप गुड्डी उड़ाते रहेंगे, आप अपनी छत पे शुरू हो जाए। और दूसरा तो ये अंदरून शहर में जो तजवीज़ आई है। आसिम, हम अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि क्या लोग अपने घरों के अंदर भी जो है ना पतंगबाजी कर सकते हैं, बसन मना सकते हैं, या फिर वो डेजिग्नेटेड जगह ही होंगी जहां पर जाकर बसन मनाने की इजाज़त होगी? देखें, घरों के अंदर तो अभी जो हमारे पास जो मेरे पास जो तजवीज़ सामने जो मुझे आई है अपने ज़राए से, उनका ये बताना है कि ये अंदरून शहर में पहले स्टेप में इसे लेके जाया जा रहा है, लेकिन अभी ये हतमी नहीं है। हो सकता है ये शहर के जो आउटर आपके 4 कॉर्नर्स हैं वहाँ पर मनाई जाए, लेकिन जो ज़्यादा बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अंदरून शहर, क्योंकि माजी में उसकी आपके पास मिसाल है कि जब मजहबी वहाँ पर जुलूस होते हैं तो उसे तमाम को जो 3 टेयर्स में बंद कर दिया जाता है। लाहौर में रहने वाले समझते हैं, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाहर से एक नाका लग जाता है, उर्दू बाजार से नाका लग जाता है, अनारकली में नाका लग जाता है, पूरा सर्कुलर रोड बंद कर दिया जाता है। तो जिन लोगों ने भी आना होता है वो एक सिर्फ रास्ते से आते हैं और एक से इन होता है, एक ही से आउट होता है। तो ये वही उसी तरह लेके जा रहे हैं कि जो सर्कुलर रोड लाहौर का, पुराना लाहौर का सर्कुलर रोड था जो कि वॉल्ड सिटी के दरमियान के चारों तरफ ये घूमता था, वो तमाम बंद रहेगा। वहां पर किसी किस्म की डबल सवारी नहीं होगी 2 रोज के लिए, और वहां पर ही बसंत बनाई जाएगी, अंदर ही गुड्डी उड़ाई जाएगी, अंदर ही वहां पर डिस्कार्ड कर दी जाएगी एक रात, बसंत की रात, और अगले दिन मगरिब तक ये फेस्टिवल मनाया जाएगा और उसके बाद लोग वापस आ जाएंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि शायद ये जो कम से कम इससे नुकसान होगा, अगर कोई गुड्डी उड़ के बाहर जाएगी भी तो उसकी उस तरह डोर वगैरह नहीं होगी बहुत ज्यादा कि वो ज्यादा देर चल सके, तो पुलिस उसके बाद सर्विलेंस से उन्हें गिरफ्तार भी कर सकेगी। लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहनी चाहिए जिसमें वो जाकर थोड़ा एंजॉय कर सकें। कुछ फेस्टिवल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंसान के लिए भी, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके मिजाज के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, माशरे के लिए ज़रूरी होते हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम वेरी एक्साइटेड और आई एम श्योर जो देखने वाले को बहुत ज़्यादा शौक है पतंगबाजी का, और जो एक वक्त में शायद जेनजीज तो इतना नहीं जानते लेकिन मिलेनियल्स जानते हैं या उससे पहले वाली जनरेशन जानती हैं कि बसंत एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था, स्पेशली पंजाब का, और तकरीबन पूरी दुनिया से लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो आया करते थे इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। लेट्स होप कि महफूज तरीके से हम इस फेस्टिवल को मना सकें। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो थोड़ा ज़रा सीरियस इशू है जिसके ऊपर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, और वो है सियासत से मुतालिक। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में बातें की जा रही हैं और ये खतरा टलता हुआ किसी सूरत नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा अब भी मौजूद है, और एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी सूबाई हुकूमत या फेडरल के दरमियान मामलात जो है वो तनाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। ये सवाल मज़ीद अहम हो गया है कि आया सियासी इख्तलाफात आइनी बहरान में तब्दील हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब इन हालात में सबकी नज़रें जो है ना वो लगी हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कि क्या कोई अहम डेवलपमेंट हो सकती है जो कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब करे। ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर हैं अमीर मकाम साहब, उनकी तरफ को वेलकम भी करेंगे शो में। अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई KPK में इस वक्त गवर्नर राज का खतरा ताहाल मौजूद है? गवर्नर राज एक आईनी और कानूनी रास्ता है, और किसी वक्त भी जब एक सूबाई हुकूमत और कोई चीफ मिनिस्टर अपने तमाम फंक्शन छोड़ दे तो उन हालात को
देखते हुए किसी वक्त भी लगाया जा सकता है। ये तो इस तरह की नई चीज नहीं है। बहरहाल हमारी आज भी ये ख्वाहिश है कि वही जो सीएम KPK है वो सिर्फ एक बंदे की नुमाइंदा न रहे, बल्कि वही पूरे सूबे का नुमाइंदा बनकर बात करे, उनके राइट्स की बात करे, उनके हुकूक की बात करे, और वही जो दहशतगर्दी है और कोई घर से नहीं निकल सकता है उस पर फोकस करे तो सबसे बेहतर होगा। अगर वो तमाम दूसरी चीजें छोड़ दे और KPK को इस तरह इलाका है और बनते जा रहा है तो फिर तो कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालना होगा। आप क्या समझते हैं अमीर मकाम साहब के KPK में इंतजामी मामलात क्या ऐसे हैं कि कोई और सियासी मुदाखलत जो है ना वो वहाँ पर हो, या फिर उन मामलात के अंदर किसी और की मुदाखलत होती है तो वहाँ पे मसले मसाइल जन्म नहीं लेंगे? KPK हुकूमत किस तरह चलेगी, क्या रिसोर्सेज है, क्या वसाइल है और उनकी आवाम को किस तरह अमन मिलेगा, पीस मिलेगा। तो हमारी तो अपनी ख्वाहिश कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम उसको तस्लीम कर दे और हम कहते हैं कि वो अपने जरूर अपने लीडर की भी बात करे, मगर साथ साथ सूबे के इश्यूज पर भी बात करे और उनको भी तरजीहात में ले लें। वो तो या अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो, 2 दफा मीटिंग्स आए, उसमें आया भी नहीं, अटेंड भी नहीं किया, तो उस सूबे की क्या नुमाइंदगी करेंगे। मगर हम आज भी कहते हैं कि उस ऑप्शन से बेहतर अगर वो अपने रवैये में तब्दीली ले आए और सूबे की नुमाइंदगी करे तो उस सिस्टम को चलना चाहिए। मगर अगर सूबा बिल्कुल मफलूज हो जाए तो अमीर मकाम साहब, आइन कहता है कि चंद मखसूस हालात में ही गवर्नर राज लगाया जा सकता है, जब सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक ना चल रही हो या आइनी मशीनरी काम ना कर रही हो या फिर सिक्योरिटी का मसला हो। यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन आपको लग रही है, या कौन से मुहर्रिकात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नर राज ही वाहिद हल है? एक सूबा अपना काम छोड़ दे, लाइन ऑर्डर की ये सूरत हाल हो, गवर्नर्स की ये सूरत हाल हो, उस हुकूमत की वो तरजीहात न रहे और सूबा डे बाय डे माशी तौर पर भी और दूसरे इशूज लाइन ऑर्डर और सारे हालात बदतरीन होते जा रहे हैं, तो फिर उसको तो वही उसको देख कर फैसला किया जा सकता है। और ये 2 महीनों के लिए एक्सटेंडेबल होता है, ये बात नहीं होती है गवर्नर राज लग गया और बस 2 महीने के बाद तक खत्म हो गया। अगर वही हालात में बेहतरीन हो तो आप आगे भी लेके जा सकते हैं। इससे बिल्कुल ठीक है। इससे रिलेटेड एक और खबर भी आ रही थी और वो ये थी कि जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, जो राइट नाउ गवर्नर हैं KPK के, उनको भी तब्दील किया जा रहा है, ऐसा है? नहीं, मुझे इसके बारे कोई इल्म नहीं है, उसकी तब्दीली के बारे। और ये तो हम सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी सुनते हैं सच, इस तरह मुझे तो कोई बात इस तरह लग नहीं रही। जी अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये कहा गया है कि पहले ही तनाव का शिकार है विफाक और सूबे के मामलात, ऐसे में जब बार बार ये बात की जाए कि गवर्नर राज लगेगा तो मजीद जो है ना ये फ्रिक्शन बढ़ेगी विफाक और सूबे के दरमियान। तो क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद है कि कोई बैकडोर चैनल के जरिए मुज़ाकरात हो रहे हों या फिर इस वक्त भी चल रहे हों? हमेशा कहते हैं अगर वही उन्होंने सूबे ने तो एक APC बुलाई, हमारी पार्टी ने मरकज में FOP में लेने या पीपल पार्टी है, सबने उसमें शिरकत भी की, अपना इनपुट दिया। हमारी तो ये ख्वाहिश है हर वक्त कि वही सूबे के इशू पर आ जाए, क्योंकि सूबा KPK कोई दूसरा मत नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का पार्ट है। तो फेडरेशन भी ये समझता है कि उसको ज्यादा अहमियत की जरूरत है। तो हमारे तो हर वक्त ये तरजीह रही है और ये वजह कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसको फोन किया, उसको मुबारकबाद दी, हम सब ने दी। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वही सूबे के लिए इस तरह मसाइल पैदा ना हो और जहाँ हम इनपुट दे सकते हैं उसमें अपना इनपुट। इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब बन जाती है ना अमीर मकाम साहब, जब बात की जाती है अपोजिशन यानी PTI से, वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात की जाती है, वो भी चाहते हैं मुज़ाकरात हो, तो फिर कौन नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद है और अपनी राय दे रहे थे मौजूदा सिचुएशन के ऊपर कि KPK के अंदर गवर्नर राज है या नहीं रख सकता। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, 3 साला इब्राहिम खुले मैन होल में गिरा और उसके बाद उसकी लाश जो है वो तकरीबन 14 घंटे के बाद मिली थी। और उसके बाद हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया हो या मीडिया, हमें एक अफरा तफरी नज़र आ रही थी, गम गुस्सा नज़र आ रहा था। लोग जो है थे वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाते हुए नज़र आ रहे थे, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, लोकल इंतज़ामिया हो या फिर डिफरेंट इदारे हों। इस वक्त क्या सिचुएशन है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उसके बाद सिंध हुकूमत के तर्जुमान की तरफ चलेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुले मैन होल में बच्चे के गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े पर माफ़ी मांग लिया और ये कहा है कि कराची की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से वो माफ़ी के तलबगार हैं और इस वाक़े पर बच्चे के लवाहिकीन से माफ़ी भी मांगता हूँ। और बतौर मेयर उन्होंने कहा कि मैं कामयाब नहीं हो सका और इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात भी की जाएंगी, जो भी कोताही का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ज़रा सुन लेते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा, वापस आके इस पर बात करते हैं। बच्चे के दादा ने चंद और शिकायत मुझसे की हैं। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। आज आपके सामने बरमला सारी कौम के सामने भी नदामत का इजहार कर रहा हूँ और उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है, माफ़ी मांगी है। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम सबको तौफीक दे, चीज़ों को ठीक कर पाएँ, मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जा पाएँ, ये एग्ज़ाम्पल सेट करें। रिस्पॉन्स जो है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की परेशानी किसी और को मोल ना लेना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और इनसे और ज़्यादा अग्री नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने कहा है कि मैं बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद जो कुछ अहम ऐलानात सामने आए हैं वो भी आपको बताते हैं कि वाक़े के बाद SSP ईस्ट फ़र्रुख रज़ा और डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफ़र को ओहदे से हटा दिया गया और ये भी पता चला है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम मुतल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत की है, जिसके बाद 5 अफराद की मुअत्तली के अहकामात भी जारी हो गए। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान हुआ ये कि एक और ख़बर आती है और पता चलता है कि एक और बच्ची जो है ना वो खुले मैन होल में गिर गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची को बहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया। तो सूरत हाल जो है ना वो बहुत हद तक ख़राब है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इस वक्त सिचुएशन जो है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नादिर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या, डेफिनेटली अब मेयर कराची जो हैं वो भी इस पर माफ़ी भी मांग रहे हैं, अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं और कुछ मुअत्तलियाँ भी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुअत्तलियाँ आर्जी हैं, महदूद हैं, या फिर थॉरो एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ जो इसके ज़िम्मेदार हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है और क्योंकि मैं ख़ुद 2 छोटे बच्चों का बाप हूँ और उनकी भी एज तकरीबन इब्राहिम के लगभग ही है, तो मैं फील कर सकता हूँ कि ये इस मासूम बच्चे के वालिदैन इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहे होंगे। एंड कुछ भी हम कहें उससे ये एक मासूम जान तो वापस नहीं आ सकती, मगर अब फोकस जाहिर सी बात है फ्यूचर पे है कि फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात दोबारा से रिपीट ना हो। और देखें, ये स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल लिया गया है और ये आर्जी नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तमाम गवर्नमेंट के इदारों को और अफसरान को भेजा गया है कि चाहे जिम्मेदारी किसी की भी हो, जाहिर सी बात है अगर एक ओपन मैन होल है उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट भी आ जाता है, उस टाउन का चेयरमैन भी आ जाता है, यूसी का भी चेयरमैन आ जाता है, उसके अंदर किसी न किसी को तो जाहिर सी बात है इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन करना चाहिए था। अब अगेन क्योंकि खुद मेयर ने जाके मान लिया है कि उनकी भी नाकामी है और ये ब्लेम गेम हम ख़त्म करना चाहते हैं, फ्यूचर पे हम अब हमारा फोकस यही है कि 1 विंडो एक सिस्टम हो कराची शहर के अंदर कि तमाम जितने भी सिविक और इस तरह की गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको कंसोलिडेट करके एक ही ये बताइए कि कौन अथॉरिटी है, कौन इसके ऊपर हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? हम KMC को जिम्मेदार ठहराएं, हम TMC को जिम्मेदार ठहराएं, हम लोकल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएं, या हम सिंध गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएं? किससे जाकर सवाल कर सकते हैं आवाम कि आपकी वजह से या आप अगर बर वक्त ये एक्शन ले लेते तो शायद एक जान बच जाती? ज़रा इसके बारे में बताएं। देखिए, हर इदारे का अपने हम फंड्स देते हैं, उनको फंड वक्तन मंथली बेसिस पे मिलते हैं। इसमें टाउन की भी जिम्मेदारी है, उनको भी
फंड्स दिए जाते हैं कि इस तरह के मैन होल्स उनको कवर किया जाए। उन्होंने अगर नहीं किया तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को करना चाहिए था। उन्होंने अगर नहीं किया तो जो चेस अब जो एक इतना बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उनके बिल्कुल एंट्रेंस के सामने था, ये भी नहीं कि उनसे बहुत दूर था। मैं खुद क्योंकि बाहर अमेरिका में रहा हूँ तो इतने बड़े जो स्टोर्स होते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, उनके ऊपर भी लॉ सूट्स होते हैं। अगर उनके विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ देयर एंट्रेंस इस तरह का कोई ओपन मैन होल या कोई इस तरह का कोई इशू होता है तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं नहीं कह रहा कि वो अपने पैसे से कवर करे, वैसे तो वो कर सकते थे, इतना महंगा गटर का ढक्कन नहीं होता है, वो खुद भी कवर कर सकते थे, पर अगर उन्होंने खुद नहीं किया तो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त की जा रही है कि क्या उन्होंने गवर्नमेंट के किसी इदारे को कंप्लेन की थी कि भाई रोड के ऊपर इस तरह का ओपन मैन होल है। ये तो वीडियो से चीज वाज़ेह हो गई। मैं तवज्जो करवाती हूँ, इस स्टोर के बिल्कुल बाहर आपको नजर आ रहा होगा जो फुटेज है सीसीटीवी, वहाँ पर एक पार्किंग भी बनी हुई है और उसके बारे में पता चला कि वो इलीगल पार्किंग है। उसके लिए क्या किया गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? क्योंकि अगर वो पार्किंग और वो बाइक्स ना खड़ी होती तो शायद बच्चा उस खुले मैन होल को देख लेता और उसकी जान बच जाती। इसके ऊपर भी बताइए। और दूसरा ये कि आप ये बात कर रहे हैं कि अब कार्रवाई की जाएगी, थॉरो एक्शन किया जाएगा, कौन सा इदारा कार्रवाई करेगा या फिर ये इदारों के अंदर इंटरनली ही सिर्फ कार्रवाई होगी? नहीं, देखें, अब जिस तरह आपने खुद अपने इब्तदाई मतलब इंट्रो में बोला कि मुराद अली शाह ने साहब ने सीएम ने एसएसपी ईस्ट को डीसी ईस्ट को मुअत्तल कर दिया, तो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर्स तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यही होते हैं, उनको ज़ाहिर सी बात मुअत्तल किया है। तो निचला जितना भी स्टाफ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। मेयर ने ऑलरेडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हिदायत दी है। नादिर, कितने वक्त के लिए? देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज तयन उसका किया जाता है कि किसकी जिम्मेदारी है, उस स्पेसिफिक अफसर को फिर परमानेंटली डिसमिस भी किया जा सकता है। बट इन द मीन टाइम डीसी और एसएसपी को मुअत्तल किया गया है। अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन में साबित होता है कि किसी और की जिम्मेदारी है तो उसी को सजा मिलेगी और इनको रिस्टोर या ट्रांसफर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, दे आर सिविल सर्वेंट्स, ये सिविल सर्वेंट्स है पाकिस्तान के। इनकी जो सर्विसेज होती है वो वफाक से आती है, वो सिंध गवर्नमेंट की नहीं होती है। मगर अगर उनकी गलती नहीं साबित होती तो उनको ट्रांसफर। नादिर, हैवी मशीनरी के बारे में जो उस बच्चे के घर वाले हैं उन्होंने कहा अपने तौर पर हैवी मशीनरी को वहाँ पर बुलाया गया, कोई इदारा वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बारे में किसी ने बाज़गश की है? नहीं, मैंने गुफ्तगू की है। रेस्क्यू 1112 एक इदारा है, जाहिर सी बात है रेस्क्यू सर्विसेज गवर्नमेंट पूरे प्रोविंस में प्रोवाइड करता है और उन्होंने माजी में भी बहुत बेहतरीन किस्म के प्रोफेशनल रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं इफेक्टिवली। इसमें भी मैंने उनसे पूछा था, वो उन्होंने कहा था कि उनको जब जैसी आगाही मिली थी वो साइट पर पहुंचे थे, उन्होंने कोशिश की थी कि बच्चे को उसी मैन होल से रिकवर करने की, बट जाहिर सी बात है क्योंकि पानी का एक फ्लो था, बच्चा उनको वहाँ पे नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली उनके पास आई बिलीव वो कह रहे थे, जिस अफसर से मेरी बात हुई थी वो हेड करते हैं रेस्क्यू 1112 को, वो कह रहे थे कि जब तक उनको मौसूल हुआ वो एक नेटवर्क मैप ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, तब तक उनको खुद तो जाहिर सी बात है फिर इवेंचुअली नहीं मिले बच्चे की डेड बॉडी। सुबह फिर जैसे आपको पता है कि एक थर्ड शख्स ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद फिर उस बॉडी को और ये जो खुदाई थी। बट नादिर, आपके ये भी आपके इल्म में होगा, ये जो खुदाई होती रही ना, ये इर्द गिर्द के लोगों के कहने पर होती थी कि शायद पानी का बहाव इस तरफ है या दूसरी तरफ है। वो जो एक मैप चाहिए था वो जिस इदारे के पास होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी 14 घंटे तक वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जानना था, बीइंग तर्जुमान ऑफ सिंध गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया। नादिर गबूल हमारे साथ मौजूद थे और जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उनका स्टेटमेंट भी आपके सामने। वो कहते हैं कि मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये बात करके आप मट्टी डाल के आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। एक जान चली गई है, ठीक है, वो उस बच्चे के घर गए, लेकिन उसी दौरान एक और वाकया भी हो जाता है और एक और बच्ची जो है वो खुले मैन होल में गिर जाती है। बहुत सारे सवालात हैं और इसके जवाब जो है ना शायद उसके लिए हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और अहम मामला है और वक्त की कमी होती है तो इससे हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स को कवर करके आप तक पहुंचाया जा सके और आपको भी एजुकेट किया जा सके, अपने आप को भी एजुकेट किया जा सके। ये मामला है कि वालिदैन की अगर अलहदगी हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तो उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनकी हवालगी का मसला इंतहाई अहम और हसास मामला बन जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इसी नौइयत के केस में एक फ़ैसला सुनाया जिसमें 13 साल बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर
ले पालक वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने यह फैसला जारी करते हुए जो ले पालक वालिदैन हैं उनसे बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया। और तहरीरी फैसले में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो लिखे गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा केस में बच्चे ने ये कहा है कि वो ले पालक वालिदैन के साथ ही जाना चाहता है, तो अदालत इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए बच्चे को हकीकी वालिदैन की बजाय ले पालक वालिदैन के साथ ही भेज रही है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अदालत है उसने कहा कि बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम भी रखा जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल है मेरे जहन में, ये कोशिश करते हैं एक माहिर कानून से ही जान लें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कंबो साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। नसीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि इस अहम केस के ऊपर आप अपनी कुछ राय दीजिए। क्या ये सारा मामला था बच्चे की ख्वाहिश जो है वो बच्चे की वेलफेयर के ऊपर हम कह सकते हैं कि भारी आ गई कि बच्चे ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ले पालक वालिदैन के साथ जाना चाहता है, हकीकी वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहता। थोड़ा ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बच्चों की कस्टडी या हवालगी को डील करता है जो वो एक्ट है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। इसमें बच्चों की हवालगी की बाबत जो है वो सेक्शन 7, सेक्शन 17 और सेक्शन 25 जो है वो बड़े अहम हैं। जब बच्चों की हवालगी का केस अदालत के सामने आता है तो सेक्शन 25 के तहत जो है वो पिटीशन दायर की जाती है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत, और सेक्शन 12 जो है इसमें जो है वो इंटरम अरेंजमेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस किया जाता है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो उसकी मुलाकात का शेड्यूल बनाया जाए। ये बच्चे की कस्टडी जो है वो केस के दौरान भी किसी को दी जा सकती है। तो इसमें अदालत सेक्शन 17 में दिए गए जो पैरामीटर हैं जिसके देखते हुए अदालत किसी भी नाबालग की कस्टडी का फैसला करती है, उसमें सबसे बड़ा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है। वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखते हुए अदालत ये देखती है कि बच्चा जो नाबालग है उसकी एज क्या है, उस बच्चे की जिन्स क्या है, वो बच्चा है या बच्ची है, और उसको उसका मजहब क्या है नाबालग का, और उसके बाद जो प्रपोज गार्डियन है उसकी उस बच्चे के साथ क्या अटैचमेंट है, क्या उसके साथ उसका खूनी रिश्ता है, और उसकी क्या कैपेसिटी है, और उसका जो है वो क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, और उसका क्या करैक्टर है। और उसके बाद जो है वो फिर ये भी देखा जाता है कि अगर माइनर के वालिदैन वफात पा जाते हैं तो माइनर के वालिदैन अपनी जिंदगी में ठीक है किसी गार्डियन के बारे में कोई राय देगे हो कि इसको गार्डियन में हमारे बच्चे का बनाया जाए। और इसी तरह जो है सबसे जो बेसिक पैरामीटर है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है, और बच्चा अगर ओल्ड इनफ है ये बात जो है वो जवाब दे सकता है तो उसकी राय को भी देखा जाता है। नसीर साहब मेरी भी तो सुन लेना, अदालत भी ये टीवी शो है, मेरा सवाल जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये केस टू केस बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और फिर बच्चे की एज जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और स्पेशली इस केस के अंदर हुआ क्या है कि बच्चे ने ये ख्वाहिश की कि वो अपने रियल पेरेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या उसकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी अपने ले पालक वालिदैन के साथ? जी इस केस के हालात वाक़यात ये थे कि जब ये बच्चा 6 माह का था या जब ये पैदा हुआ है ना, तो ये बच्चा जो है वो सैयद अरशद शाह नामी शख्स है जो पटिशनर है, उसको उसके भाई ने दे दिया, और उसने उसकी परवरिश की 13 साल, और उसके बाद उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया क्योंकि दोनों भाइयों ने आपस में रिश्तेदारियां भी की हुई थी। एक की बेटी थी और एक का बेटा था, वो शादी कामयाब नहीं हो सकी। इसको बुनियाद बनाते हुए उसने कहा जी मैंने जो आपको अपना बच्चा दिया हुआ है वो मैं बच्चा वापस लेने के लिए उसने 9 साल बाद या 10 साल बाद जो है वो गार्डियन कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अच्छा, अब उसने ये केस बनाया कि जी मैं आर्जी अरेंजमेंट के तौर पर यह बच्चा दिया था, अब मैं वालिद हूँ और मेरा प्रेफरेंशियल राइट है मुझे बच्चा दिया जाए। जबकि उसमें जो ले पालक वालिद है उसने ये कहा कि जी इसने बच्चा दिया है, डे फर्स्ट से बच्चा मैं पाल रहा हूँ, बच्चा मेरे साथ अटैच है, और बच्चा जो है वो बच्चे ने कोर्ट में भी स्टेटमेंट दी कि मैं अब जो है इन्हीं के साथ बतौर वालिदैन रह रहा हूँ और दीगर बहन भाइयों के साथ मेरी अटैचमेंट है। लेकिन अदालत ने, गार्डियन कोर्ट ने भी और एपेलेट कोर्ट ने भी वो जो बच्चा था असल जो वालिदैन है उनको दे दिया, जिसमें सैयद अरशद शाह पटिशनर जो था वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में आ गया, जिसमें ये रिट पिटीशन जो थी ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जस्टिस फैसल जमान खान साहब ने इसका फैसला किया। और इसका फैसला करते हुए अदालत ने जो इस केस के फैक्ट्स थे
उनको सामने रखा, और जो बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों की कस्टडी डिसाइड करने के लिए वो प्रिंसिपल है वेलफेयर ऑफ द माइनर। वो जो मैंने सेक्शन 17 जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में दिए गए असूल हैं, उनके तहत जो है अदालत ने इस कस्टडी को डिसाइड किया। अदालत ने एक तो कहा कि मामले को जब हम देखते हैं तो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा लगता है, क्योंकि हमारे जहनों में या फिर यूनिवर्सली एक फैक्ट जो है ना उस पर सब बिलीव करते हैं कि हकीकी पेरेंट्स जो है ना वही सही बच्चे की तरबियत कर सकते हैं या उनके वेलफेयर का ख्याल रख सकते हैं। इन वेलफेयर ऑफ माइनर की जो आप बात कर रहे हैं कानून भी यही कहता है। क्या ऐसी कोई प्रेसिडेंट पहले हमारी तारीख में मौजूद है कि अदालत की तरफ से ये फैसला किया गया हो? और एक और पॉइंट भी ऐड कर लीजिए, ये बच्चा 13 साल का है, क्या बच्चे की उम्र के हिसाब से भी उसकी राय को अहमियत या कम अहमियत दी जाती है? जी, इसमें पहली बात तो यह है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और मोहम्मदन लॉ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो बच्चे की कस्टडी डील करने के लिए कहता है। तो इसमें मोहम्मदन लॉ में भी ये असूल लिखा गया है कि बच्चे की जो ओल्ड अनफ जो है ना, ये देखना है उसकी एज कितनी है। तो फिर जब अगर उसकी एज जो है वो मतलब अब ये बच्चा 13 साल का है तो इसका मतलब है ये बलोगत के करीब करीब है, तो लिहाजा अब इसकी राय को भी अहमियत दी जाएगी। और अदालत ने भी जो ये जजमेंट दी है, इसमें अदालत ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फैसला दिया है, हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने कहा कि वॉइस ऑफ द चाइल्ड जो है उसको सामने रखना चाहिए कि अगर बच्चा इतना एज है और वो ओल्ड अनफ है और उसका इंटेलेक्चुअल पोजीशन ये है कि वो राय दे सकता है, इस चीज को रजिस्टर कर सकते हैं। और बच्चे की राय की अहमियत जो है ना वो यहाँ से नजर भी आ रही है कि उसको वहीं भेजा गया है जहाँ पर वो जाना चाहता था, यानी कि अपने ले पालक वालिदैन की तरफ। नसीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से इस केस को। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, आज हम मौजूद नहीं है, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर अहम टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और मैं फाइनली ऑफिस वेलकम करें, मेरी तरफ से प्रोग्राम में भी आपको वेलकम। अब ठीक है, क्या ही कह सकते हैं, ये हर रोज का इनका दूसरे दिन का बन गया है। रोजाना ये ट्रैफिक में कभी फंस जाती है, कभी छुट्टी पे चली जाती है। भाई जो लोग इस टाइम पीरियड में 8 से लेके 10 तक जो अपने ऑफिसेज आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ एक्सप्रेसवे से, उनको पता होगा कि क्या सूरत हाल थी ट्रैफिक। भाई आपकी नीयत बड़ी मैटर करती है। मैं भी तो पहुंची ना, मैंने शुरू भी किया। खैर, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लिंक्डइन जो है वो आज की प्रोफेशनल दुनिया में ना सिर्फ कनेक्शन बनाने बल्कि मौके पैदा करने का भी एक ताकतवर जरिया बन चुका है। बन तो ये बहुत पहले चुका था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसको बहुत ही सीरियस एक प्लेटफॉर्म समझा जाता है और इसका एल्गोरिदम जो है वो ऐसे मवाद को तरजीह देता है जो मालूमाती हो और प्रोफेशनल भी हो। आपका लिंक्डइन अकाउंट है? मेरा है, बट मैं उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हूँ। लेकिन ये प्रोफाइल बनाने के लिए जिस तरह आपने शुरू में बताया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे बिल्कुल आपने फॉलो नहीं करना। अच्छा जी, पर्सनल ब्रांडिंग की अहमियत पर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ इसकी अहमियत बढ़ रही है और लिंक्डइन इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और लिंक्डइन से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और किस तरह से लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बेहतर बनाया जा सकता है, इसी टॉपिक पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर अहमद साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है किस तरह के मवाद को ज़्यादा आगे बढ़ाता है और प्रोफेशनल्स को अपनी फिजिबिलिटी आगे बढ़ाने के लिए किन अक़साम का मवाद बाकायदगी से पोस्ट करना चाहिए? देखिए, लिंक्डइन इज फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स राइट नाउ। उसमें तकरीबन 1 बिलियन लोग हो चुके हैं, तो कैरियर से रिलेटेड स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, और बिजनेस स्टोरीज उसमें आजकल ज्यादा चल रही है, ठीक है, क्योंकि उनका थीम चेंज होता रहता है। तो एजुकेशनल कंटेंट थोड़ा कम हो गया है। अगर आपके पास अपनी टीम के इवेंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, स्पेशली स्टोरी टेलिंग विच इज प्रमोटिंग पॉजिटिव बिजनेस नुआंस या न्यू ट्रेंड्स, ये आजकल ज्यादा चल रहे हैं। और दूसरा पार्ट आपको ये था कि आपको अपना प्रोफाइल कैसा मतलब किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। आई थिंक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नीश डिफाइन करनी चाहिए। अगर आप सप्लाई चेन में, मार्केटिंग में हैं, फाइनेंस में, किसी में भी हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है, एंड अपने आप को उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है उसके तहत आपको पेश करें। फॉर एग्जांपल, मैं सप्लाई चेन का बंदा हूँ, सप्लाई चेन के बारे में पता है, इसकी थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल पता है, तो मेरा ज्यादातर जो कंटेंट है इज मोर अबाउट एजुकेटिंग द सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स और ऑल्सो टेलिंग देम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन फ्यूचर। जैसे आजकल एआई चल रहा है, एजेंटिक चल रहा है, ये कौन सी कॉम्पिटेंसीज चाहिए उनको,
people skills, technical skills और digital skills. तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ. That's what I've gained about अच्छा डॉक्टर मुदस्सिर, आजकल एक नया ट्रेंड भी आ गया ना कि जनाब कहा जाता है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना वो लाजमी करे, स्पेशली वर्चुअल स्पेस के अंदर, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है. ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा लिंक्डइन के ऊपर भी सिर्फ अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं. थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मौसर तरीका पर्सनल ब्रांडिंग का क्या हो सकता है लिंक्डइन पर? देखिए आजकल पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. तो पर्सनल ब्रांडिंग को लोग समझते हैं कि जी इट्स अबाउट यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ. दैट्स नॉट पर्सनल ब्रांडिंग इज. पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये है कि इज ऑलमोस्ट कि आप अपने आप को, जो आपका सीवी है उसको आप सोशल मीडिया में कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको सीवी बनाते हैं अपना, तो उसमें क्या लगता है जी मेरा ये स्किल्स है, मेरी ये एजुकेशन है, मुझे ये आता है, ये मैंने अचीव किया है. ठीक है, तो उसी को आपने मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया जो अपना प्रोफाइल बनाए, तो अपने प्रोफाइल को ये समझे, लिंक्डइन प्रोफाइल को वो एक तरीके से आपका सीवी है. और जो उसमें आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं, दीज आर द थिंग्स यू वांट टू बी सर्च फॉर. फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और आप सऊदी में जॉब करना चाहते हैं, तो यू हैव टू राइट कीवर्ड्स के फाइनेंशियल स्किल्स और व्हाट्स रिक्वायर्ड इन सऊदी फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग इज नाउ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू गोइंग फॉर इंटरव्यू, what happened is as soon as you apply, अगर आप go through होते हैं, लोग आपको basically recruitment companies आपको search करती हैं, तो उसमें होता है कि सबसे पहले वो जाके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं. अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें खाली कोई तस्वीर भी नहीं लगी हुई है और नाम लिखा हुआ है और 2 जॉब्स लिखी हुई हैं, so it just creates a bad impression. So personal branding means you have to have a good social media presence. उसमें आपकी पिक्चर कैसे लगेगी, प्रोफेशनल होनी चाहिए, कोई पार्टी की पिक्चर नहीं लगाएं. ठीक है, आपने अपनी जो स्किल्स लिखी होनी चाहिए, अपनी कॉन्फिडेंस. अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रोफेशनल्स हैं चाहे वो पाकिस्तान या फिर आलमी मार्केट्स के हों, वो नेटवर्क को सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट से आगे बढ़ाकर हकीकी मौके में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता सकें? आप जिस वर्टिकल में काम करना चाहते हैं, तो वहां देखें कौन से जो लोग हैं जो कि पुरस्कार है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं. ठीक है, आप वो कनेक्शन को भेजेंगे ना, 90% चांस है कि जी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दे डोंट नो यू, व्हाई वुड दे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट यू. तो होता ही है कि अगर वो कोई चीज पोस्ट कर रहा है या उन्होंने कोई पोस्ट लगा कि जिनकी प्रमोशन हुई है, ठीक है ना, या उन्होंने कोई विजिट किया है, कस्टमर विजिट किया है, या कोई टीम की इवेंट किया है उसकी, तो आपने जाके वहां एंगेज करना, आपने जाके वहां पे थॉटफुल कम्युनिकेशन करनी होती है कि यू शुड, अगर उन्होंने कोई भी पोस्ट लगाई है फॉर एग्जांपल मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंस से सप्लाई से रिलेटेड, तो आपने उसमें जाके उनका जो आर्गुमेंट चल रहा है, ये जो भी चीज उसमें चल रही है, उसमें ऐड करें. उसमें आपने बिकम अ स्किल्ड एंड थॉटफुल वर्कर. ठीक है, जस्ट टू शो के हाउ नॉलेजेबल यू आर. अगर आप 5-6 दफा उनमें कमेंट करेंगे और उनसे एंगेज करने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 दफा वो आपको रिप्लाई करेंगे, तो होता है क्या, दरिया के बहाव में आपने बस उतर जाना है और अपना जो भी मौक़िफ़ है ना वो सामने रख देना है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं या फिर जॉब करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लीड जनरेशन के लिए भी लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं. लीड जनरेशन के लिए हम फिर लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करें? क्या ऑर्गेनिक तरीका ज़्यादा बेहतर है या फिर इसके अंदर भी मार्केटिंग या फिर पेड इश्तिहारात जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? पेड एड्स तो बहुत महंगे हैं लिंक्डइन में. ठीक है, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म टू डू एनी पेड मार्केटिंग. और अभी 2 चीजें हो गई हैं कि कंपनी का जो पेज है ना, उसको लिंक्डइन ने जो ऑर्गेनिक रीच है ना, वो बहुत कम कर दिया. तो उसका बेस्ट तरीका इस वक्त ये है कि थिंक अबाउट कि जो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज हैं, कि थिंक अबाउट स्पेशली द सीईओज, उनके जितने भी सी लेवल पोजीशन वाले डायरेक्टर्स वगैरह और उनके एम्प्लॉइज जो हैं, they should all act as a brand ambassador, right? तो हर बंदा जाके अपनी कंपनी के बारे में लिखे कि इवन उन्होंने कोई कस्टमर गेन किया है या उन्होंने कोई मार्केटिंग कैंपेन करी कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, या उन्होंने फाइनेंशियली अपने टारगेट अचीव किए हैं, ठीक है, या कोई अपना टीम इवेंट किया है या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करी है, ठीक है, जो भी इस तरह के वो काम कर रहे हैं जो कि उनके बिजनेस को they can present the business in a positive profile, a growing profile, especially जो भी उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, that's solving a real customer problem. जो भी उनके कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो it's almost about कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, उसको कैसे अपने कस्टमर को सर्व कर रही है और आपके कस्टमर्स हैप्पी हैं. इनफैक्ट जस्ट मेक कस्टमर टेस्टिमोनियल. तो अगर आप जब वो पोस्ट करेंगे ना, मैं आपको ऑलमोस्ट 90% गारंटी देता हूँ कि जो आजकल
जितने भी सी लेवल और बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, और ये जो है एम्प्लॉइज हैं वो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो लिंक्डइन बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, नौजवान हैं, या फिर जो मिड करियर में प्रोफेशनल्स हैं, वो आज के टाइम के हिसाब से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं? आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अपना प्रोफाइल जो है वो स्किल बेस्ड बनाए। तो देखिए, सबसे पहले कि प्रोफेशनल तस्वीर हो, ये नहीं कि ग्रेजुएशन की डाली हुई है या खड़े हुए अपने पेरेंट्स के साथ। प्रोफेशनल तस्वीर, उसमें वो बड़ा इम्पैक्ट करती है। टाइटल इंपॉर्टेंट है, आपका बैनर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जितनी भी लिंक्डइन ने फील्ड्स दी हुई है ना, उसको ऑप्टिमाइज करना है। और जो आपका शुरू का जो स्पेशली जो बैनर साइड है, उसको ये समझने कि वो आपका सीवी या आपका प्रोफाइल का कीवर्ड सर्च है, तो उन टर्म्स में जिसमें आपने अपेयर होना है, ठीक है। और वहां पे ये लिखें स्किल, कि अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ठीक है ना, सो डोंट राइट फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसमें ये लिखें कि हाउ एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यू आर हेल्पिंग कस्टमर। सो व्हेन यू डू दैट मींस इट शोज टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थिंकर हैं, सेकंड आपको पता है कि आपकी स्किल क्या है, एंड देन इट विल शो। तो नाउ जो भी आपने समर जॉब करी है, यूएससी में प्रोजेक्ट्स किए, जस्ट मेंशन इट एंड ट्राई टू फिल एज मच एज फील्ड्स एज पॉसिबल, बिकॉज हर पोजीशन से रिलेटेड उसमें स्किल के टैग्स भी होते हैं। तो सिलेक्ट द टैग्स, बिकॉज टैगिंग इज ऑलमोस्ट लाइक, एल्गोरिथम को पता है कि आप इस एरिया में अपना प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको जितना ज्यादा कंटेंट डालेंगे ना, तो वो उतना ज्यादा आपको रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा, उसमें रिलेटेड लोग दिखाएंगे, ठीक है, रिलेटेड जॉब्स दिखाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म, ये जो एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का, ये भी आपको उसी तरह से लेकर चलना पड़ेगा जैसे बाकी आप प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलते हैं, लेकिन इसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है। यहाँ पर भी आपको एल्गोरिदम को टारगेट करना है एंड यू हैव टू वर्क एज अ टीम। अगर आप अपने कारोबार के लिए लीड जनरेशन करना चाहते हैं या आप अपने आप की विजिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत हेल्पफुल रहे हैं, आई एम श्योर जो देखने वाले हैं, जो लिंक्डइन के ऊपर या फिर अपने करियर के अंदर आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम मामले पर बात करते हैं। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आज हमने बात करी है, जो कि तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। और इसी सिलसिले में कराची में एक एक्सपो सेंटर में 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो है वो जारी है, और मुल्क की सबसे बड़ी और मौसर फार्मास्यूटिकल इवेंट इसको समझा जा रहा है। बिल्कुल समझा जा रहा है। और इस साल इवेंट का फोकस जो है सिर्फ मशीनरी, रॉ मटेरियल या लैब टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, बल्कि फार्मा इंडस्ट्री को आलमी मयार तक पहुंचाने के लिए डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और मजीद जदीद टेक्नोलॉजीज को अपनाया भी जा रहा है, और ये उसका मरकजी एजेंडा बन चुका है। अब हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए इस तरह से ये ट्रांजिशन कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका स्टेटस क्या है और दुनिया में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब, जो कि फॉर्मर चेयर PPMA के। तौकीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है, डिजिटलाइजेशन के सफ़र में हम कहाँ पर खड़े हैं इस इंडस्ट्री में? इसमें जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व कर रही है, और दुनिया भर में अब ये डिजिटलाइजेशन जो आ गई है, तो यहाँ भी अब जैसे ड्रैप के साथ हमारे साथ सारा लिंक है, और माशाल्लाह अब हमारी जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटल होना शुरू हो गई है। और पहले जो पेपर वर्क होता था, फाइल इधर से उधर जा रही है, ह्यूमन इंटरेक्शन होती थी उसमें, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन गॉन। और अब ये जितनी हमारी जो लाइसेंसेस हैं हमारे फैक्ट्रीज़ को जो मिल रहे हैं, या जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है, वो सब अब डिजिटलाइज हो गई है। और जैसे एक्सपोर्ट हमारा मेजर फोकस है, तो अब ड्रैप की तरफ से हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 हफ्ते में मिलना शुरू हो गई है। दैट हैज़ paved the way for us to expand export at a faster pace, वरना हम पीछे रह जाते थे हमारी नेबरिंग कंट्री से। तो टेक्नोलॉजी आ रही है, और आइंदा जो सफ़र है वो AI का है जी, कि वो उस पर हमने बहुत सारे सेमिनार्स भी किए हैं, और इसके साथ साथ ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी के ऊपर बड़ा फोकस है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द काउंटरफीट। आपने AI का जिक्र किया है, आई एम ऑलवेज वेरी कंसर्न्ड अबाउट AI। ये बताइए, AI के आने के बाद फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो जॉब्स नहीं जाएंगी लोगों की, यहाँ पर आकर तो AI लोगों की जॉब्स को नहीं लेगा? नहीं, जॉब्स नहीं जाएंगी। आई थिंक इससे एफिशिएंसी आएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा जी। जॉब्स ऐसे नहीं जाएंगी इसमें।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, आपने बताया कि हम दुनिया के साथ compete कर रहे हैं और कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला हमारा सेक्टर भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम टेक्नोलॉजीज़ को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सके, या हमें क्या चैलेंजेस थे नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने में? बेसिकली विल ऑफ डूइंग जो है ना वो नहीं थी, और अब ये जो हुआ ये है कि इस वक्त इंडस्ट्री जो हमें जो रेगुलेट करती है ड्रैप, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसमें जो हमारे जो भी मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इसके ड्रैप में जो नए CEO आए हैं, तो ये कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पिछले 6 महीने में अडॉप्ट किया है। नॉर्मली होता यह था कि पॉलिसीज़ आइसोलेशन में बन रही होती थी। अब ये जो कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट आया है जिसमें इंडस्ट्री को साथ लेके चला जा रहा है, जितनी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें हमारी टेक्निकल कमेटी के साथ, हमारी टेक्निकल टीम के साथ ड्रैफ्ट डिस्कशन करती है, और इसके साथ साथ ये जो डिजिटलाइज हुआ है इस पर भी हमारा भी बड़ा इसमें इनपुट था कि व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टुवर्ड्स एफिशिएंसी की तरफ जा रही हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी बहुत बेहतर बनाया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन द एंड ये बता दीजिए तौकीर साहब, पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, क्या वो अपने तौर पर भी इस तरफ ट्रांजिशन करना चाह रही थी, या फिर ये गवर्नमेंट लेवल पर इनिशिएटिव लिया गया है तो अब बाकी कंपनियां भी आएंगी सो दैट अपनी एक्सपोर्ट को डेफिनेटली बढ़ाया जा सके? नहीं, देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ना हमें वी हैव टू कम इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्री जो है वो 10 कदम आगे थी, तो ड्रैफ्ट ने भी जो है वो उसको हमें साथ दिया है। और अभी आप ये जो बात कर रही थी ना, ये जो फार्मेशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन यहाँ हो रही है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप ये देखें कि इसमें जो ये जो ऑर्गेनाइज किया है इसको, ये किया है इकोनॉमिक गेटवे पाकिस्तान लिमिटेड ने, जो कि वन ऑफ द लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इसके साथ PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसमें कोलैबोरेट कर रही है, और साथ साथ इस दफ़ा SIFC को भी इसमें इन्वॉल्व किया, जिससे इसकी कनेक्टिविटी और इसकी जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है वो भी बढ़ गई है। 750 स्टॉल्स लगे हुए हैं जी इस कॉन्फ्रेंस में, और इसमें 260 एग्जिबिटर कंपनीज हैं, जिसमें से 200 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए हैं मुख्तलिफ कंपनी से, स्पेशली फ्रॉम चाइना, स्विट्जरलैंड। चाइना से बहुत सारी कंपनीज आई हैं, टर्की से, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, जर्मनी से, और 3 दिन में 25,000 से ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल, इसके अलावा जो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सप्लाई चेन के लोग हैं, ये आ रहे हैं। और जिसमें अंडर वन रूफ जो है, इसमें सारी कंपनीज जो हैं वो देख रही हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं फॉर हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए, लेटेस्ट मशीनरीज की हम ये कह सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में इट वाज मच नीडेड, और फाइनली SIFC का भी इसके अंदर आना जो है ना, इसकी सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा। और दूसरा देखें, आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है लास्ट ईयर डीरेगुलेशन पॉलिसी के बाद। आप देखें कि 20 साल में पहली दफ़ा 34% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ा है, और इंशाल्लाह अब हम ये देखेंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 3 साल में हम 3 से 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत पोटेंशियल है इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही थी, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, उसके बारे में हमें आगाह कर रहे थे, स्पेशली इस एक्सपो के बारे में। अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अभी हमें बात करनी है क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आ रहा होता है। हर दूसरा बंदा आपकी भी नज़र में होगा, आपके इर्द गिर्द भी बीमार हो रहे हैं सारे। मेरे घर पे सब, मेरा मियाँ बीमार हो गया और भी लोग बीमार, लेकिन सबको अलग अलग इन्फेक्शंस हो रहे हैं। टाइफाइड जो है ना, वो वाला बुखार वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ आज़ा मुतासर हो जाते हैं इंसान के। और आलमी इदारा सेहत ये बताता है कि ये बुखार उन ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर सफाई के इंतजाम नाकिस हों। हमारा मुल्क पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर टाइफाइड बुखार के केसेस की तादाद बहुत ही ज़्यादा है।
और हर साल कहा जाता है कि हज़ारों लोग मरज़ में मुब्तला होकर ज़िंदगी की बाजी भी हार देते हैं। मैं ख़ुद भी गुजर चुकी हूँ इस बुखार से, तो मैं जानती हूँ कि ये कितना ज़्यादा आपकी हड्डियों के ऊपर असरअंदाज करता है। बहुत छोटी थी तब हुआ था ये, लेकिन अब सवाल ये कि इससे बचना कैसे है, इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सा बुखार नॉर्मल बुखार है और कौन सा बुखार टाइफाइड बुखार है, ये अब हम नहीं आपको बता सकते। हम ये जान लेते हैं एक्सपर्ट से। हमारे साथ सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आगा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये टाइफाइड जो है इसकी अलामात क्या हैं, एंड देन अगेन बचा कैसे जा सकता है इससे? टाइफाइड के जरासीम आम तौर पर हमारी खाने की चीज़ों में और पानी में मौजूद होते हैं। ये क्योंकि ठंडे पानी में ज़्यादा डेवलप करते हैं, तो लिहाजा वो जरासीम पानी ही से जाता है, सब्जियों से जाता है, उन सब्जियों से ख़ास तौर पर जो घर में आती हैं और हम कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये हमारे जिस्म में जा सकता है। इसका जो इब्तदाई इंक्यूबेशन पीरियड है ये 5 से लेकर 7 दिन है। 5 से 7 दिन ये हमारे जिस्म में एक लड़ाई चल रही होती है कि जो चीज़ हमने ले ली है ये एंटीजन है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट अपनी फोर्स डेवलप करती है। दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का जो लोगों के पास बड़ी मालूमात नहीं होती और बहुत परेशान होते हैं, इस बात को तय कर लें कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी का दोस्त है। तो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं ये 5 से 7 दिन, यानी किसी भी जरासीम के लिए अगर ये कहा जाए कि ये इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ये हमारा टाइम है, तो वो 5 से 7 दिन होता है। टाइफाइड मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ होता है। हमारी बॉडी जो है अगेंस्ट किसी भी जरासीम के एंटीबॉडी बना। आम बंदा किस तरह से पहचान सकेगा, अच्छा जी बुखार हो गया है तो इसको टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है या कोई और मसला है, ये पता कैसे लगेगा? देखिए, बुनियादी तौर पर टाइफाइड बुखार जो है उसका ताल्लुक आंतों से है। लिहाजा टाइफाइड बुखार की जो पहली अलामत है वो ये कि ज़बान का कोने का जो हिस्सा है, कॉर्नर्स, वो रेड हो जाएंगे और ज़बान के ऊपर पेस्टिंग आ जाएगी, वो वाइट होगी। पहली अलामत। दूसरी अलामत ये कि बुखार जो है वो सुबह के वक्त कम होगा और शाम के वक्त बढ़ेगा। आम तौर पर ये रिवायत हमारे यहाँ रही है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो आम तौर पे 10 बीट्स हार्ट का रेट बढ़ जाता है। टाइफाइड में ऐसा नहीं होता। टाइफाइड में बुखार जो है वो 104 होगा, इसका मतलब आपको 6 डिग्री, नॉर्मल से 6 डिग्री आप ऊपर चले गए, लेकिन बुखार के साथ जो हार्ट रेट है वो इतना नहीं बढ़ेगा। ये अलामत अगर आपकी ज़बान में और ज़बान के ऊपर पेस्टिंग की सूरत में मौजूद है और हार्ट रेट आपके बुखार की कैफियत के एतबार से कम है, काउंटिंग कम है, तो इट मीन्स ये जरासीम टाइफाइड की तरफ जा रहे हैं। आपको टाइफाइड को देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम खुद से नहीं पता लगा सकते, एक डॉक्टर ही या एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। बचना कैसे है आगा साहब इस बुखार से? टाइफाइड बुनियादी तौर पर इंसानी जिस्म को थका देता है। बुखार की शिद्दत जोड़ों के दर्द में बदल जाती है। पेट के निज़ाम की वजह से हमारा गट हेल्थ शदीद मुतासिर होता है। हमें पानी की शदीद कमी महसूस होती है लेकिन प्यास नहीं लगती। अब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि जो भी दवाएं आप ले रहे हैं वो ब्लड के हमारे टेम्परेचर को कम करने की कोई दवा अगर ले रहे हैं तो वो ब्लड प्रेशर कम करने की दवा हमें तेज़ी जो बुखार की है उसको कम करने की हद तक लेनी चाहिए। बुखार को नीचे लाना, 98 से नीचे ले जाना, ये शदीद नुकसानदेह। टाइफाइड में बुखार को नहीं तोड़ना चाहिए, बुखार को कम करना चाहिए, शिद्दत को कम करना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। मुकम्मल आराम इंतहाई ज़रूरी है। हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मैनेजमेंट को बेहतर करना, नमकियात की मैनेजमेंट को बेहतर करना इंतहाई ज़रूरी है। वो वाले फल जो आंतों में जाकर प्रेशर नहीं बनाते वो तमाम फल ले सकते हैं, यानी ऑरेंजेस ले सकते हैं, उसके जूसेस ले सकते हैं, एप्पल जूस ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा खाना मसलन कीमा क्योंकि जाकर के हमारी आंतों में प्रेशर डालता है, आंतों में जाकर हजम होता है, तो गोश्त और कीमे का इस्तेमाल टाइफाइड में उसूली तौर पर नहीं करना चाहिए। अच्छा,
ठीक है। मैं आपसे करूँ, मेरे तजुर्बे में एक अजीब सी बात आई। वो ये आई कि टाइफाइड क्योंकि आंतों का बुखार है और आंतों में जरासीम के झुरमुट होते हैं, जमा हो जाते हैं। एक पेशेंट को मैंने देखा कि उससे सीवियर किस्म का जॉन्डिस हो गया था। जब डायग्नोसिस की तो टाइफाइड उसका पॉजिटिव था। तो जॉन्डिस के लिए फिर जब तमाम टेस्ट मुकम्मल हुए तो अंदाज़ा ये हुआ कि वो वाली नाली जो पित्ते से आकर आंतों में उतर रही है, उसके मुंह पर जरासीम का जत्था जमा हो गया था और जिन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया था और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया था। तो इस तरह के केसेस में बहुत आसानी के साथ, बड़े सुकून के साथ इसको डायग्नोसिस करने की ज़रूरत होती है, वरना बहुत सारी चीज़ें बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना निपटना पड़ता है टाइफाइड से। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ना मेडिकल की लैंग्वेज में भी हमें बता दिया कि किस तरह से आसान अल्फाज में भी बताया है, आसान अल्फाज में बता दिया। हकीम अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे एक ऐसे सेगमेंट को जो हमने रिकॉर्ड किया और उसके अंदर हमने बात की कि आजकल जो एक ट्रेंड हमें नजर आता है कि शादी पर बेदरेग खर्चा किया जाता है, दौलत की नुमाइश की जाती है, एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सादगी के साथ निकाह करने को तरजीह देते हैं। हमारे साथ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप खवातीन मौजूद होंगी में डाल देते हैं। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद होंगी जिनकी अपनी शादियां बड़े नॉर्मल अंदाज में हुई थी और बड़े ही सादगी के साथ हुई थी। वो क्या सोच रही हैं इस ट्रेंड के बारे में, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि हर घर की अब परेशानी बन चुका है। वैसे तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब ये परेशानी इस तरह से बन चुका है। मैं शादी की बात कर रही हूँ, शादियाँ सीज़न भी चल रहा है शादियों का, लेकिन जो बेतहाशा खर्चा होता है शादियों पे, वो पेरेंट्स की जेब पर इतना भारी हो जाता है कि ये जो जिम्मेदारी है ये कहीं ना कहीं बोझ लगने लग जाता है। ये मसला है नहीं, इसको बाकायदा बना लिया गया और बड़ी प्लानिंग के साथ, और फिर इसके साथ ये जोड़ दिया जाता है कि ओ अगर हमने सादगी से शादी की तो फिर खानदान वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग बातें बनाएंगे। बेटा हम उनकी शादियों में गए थे और वहाँ पर जाकर खाना खा के आए थे, उसने ऐसे किया था तो हमें भी आपकी शादी के अंदर ये सब कुछ करना है। लेकिन ये हमारे मजहब जो है ना उससे बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं ऑपोजिट है। हमारे मजहब में कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है कि सबसे बाबरकत वो निकाह होता है जिसमें कम से कम खर्च हो, सादगी जिसमें। तो फिर हमारे ये तमाम सेंटिमेंट, ये तमाम इमोशंस जो हैं या तमाम रिवायात जो हैं ये कहाँ चली गई। हमने सोचा कि आज इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं और इसके बारे में हमारी आवाम क्या सोच रही है, हमारी ख़वातीन क्या सोच रही हैं। तो हमने कुछ ख़वातीन को आज मदऊ किया अपने शो के अंदर, बात करते हैं और उनके सामने ये सवालात रखते हैं कि उनकी शादी पर कितना खर्च हुआ था और उनको ये ट्रेंड कैसा लगता है कि 10-10 फंक्शंस जो किए जा रहे होते हैं शादियों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे होते हैं, करोड़ों लग रहे हैं या लाखों लग रहे हैं, वी डोंट नो, लेकिन ये ट्रेंड उनको कैसा लगता है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग? अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हमारे पास ना हर एज ग्रुप के तकरीबन लोग जो है ना वो मैरिड जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हैं। ठीक है, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा आपकी शादी को कितने साल हो गए? नाम भी बताइएगा। रूही अनीस मेरा नाम है और मैं हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, मेरी 97 में शादी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई, यानी कि कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, यानी कि अपनी रेंज के मुताबिक जितनी हैसियत थी उसी में हम लोग ने किया सब कुछ, कोई डिमांड नहीं थी। कितने फंक्शंस हुए आपकी शादी के? एक तो बारात और वलीमा जो होता है, एक निकाह हुआ बस, उसके बाद जो भी हुआ घर में जैसे गेस्ट आ जाते हैं या खालाएं, नहीं तो वो मेहंदी, माइयो, ब्राइडल शावर, नहीं कुछ भी नहीं। ये तो आजकल निकाह, प्री निकाह, पोस्ट निकाह, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़ी अच्छे तरीके से और बहुत यानी कि सिंपल ही कह सकते हैं उसको कि बहुत अच्छे से, और जो जाहिर सा फजूल ये रस्में हैं और फजूल खर्चा भी होता है उसमें, अगर वही आप पैसे बचा के अपनी बेटी को दे दें तो वो उसके आगे काम आ जाता है। जो ये फजूल रस्मों में हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन दुनिया तो जब आप ज़्यादा करें जब भी बोलेगी, और जब नहीं करते कम करते हैं जब भी बोलेगी। दुनिया को तो नहीं देखना, ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे। असल हमारा मसला यही आजकल शुरू हो गया कि वो क्या कहेगा, उसकी शादी में तो इतना खर्चा हुआ था। माइक अगर आप आगे दे दें, आपकी शादी, अपना नाम बताइएगा और शादी आपकी कब हुई और किस तरीके से हुई, कितनी धूमधाम से हुई? थैंक यू सो मच। मेरी शादी 2012 में हुई थी और आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि मैं कोई पॉलर से रेडी नहीं हुई थी। अच्छा, मैं खुद ही तैयार हुई थी कि अब मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ इतनी कॉन्शियस होती हैं, वो स्पेशली पॉलर सर्च करी होती हैं कि कैसा मेकअप, और मैंने खुद ही अपने आप को रेडी किया था, खुद ही दुपट्टा। अच्छा, उसके पीछे क्या माइंडसेट था कि मैंने खुद क्यों रेडी होना? मुझे ये था
था कि आई शुड नॉट वेस्ट माई मनी ऑन अ यूजलेस थिंग. आई थिंक आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत अच्छे से खुद रेडी हो सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑन अ मेकअप एंड ऑल दैट स्टफ, आई थिंक आई शुड कीप इट with myself, or I should invest that money on some other purpose. Was it fruitful? Yes, और exactly. आपके जो ससुराल वाले थे, आपके हस्बैंड जो थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को? एग्जैक्टली ऐसा ही था. एंड बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होती कि आप लैक्स में जाएं और इतना एक्सपेंसिव मेकअप करवाएं. ये आपकी अपनी ज़ात पे डिपेंड करता है. इफ़ यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फ्रॉम योर सेल्फ, सो आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि आपको सोसाइटी. लेकिन अब तो सेटिस्फैक्शन हम बाहर से सॉर्ट करते हैं ना, लाइक सोशल मीडिया के ऊपर हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड्स, या फिर अगर कोई सेलिब्रिटी आपको पसंद है, उसने अपनी शादी में इतने सारे फंक्शंस किए हैं, तो आपके दिल से भी ख्वाहिश निकलती है कि भाई मेरे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए. तो ये सेटिस्फैक्शन आपको लगता है कि अब अंदर से निकल कर ना सोशल मीडिया की तरफ चली गई कि वहाँ से मुझे सेटिस्फैक्शन, तस्वीरें मेरी अच्छी जानी चाहिए, लाइक्स ज़्यादा आनी चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, डेकोरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? ये सोसाइटी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, दैट हाउ यू आर परसीविंग थिंग्स और हाउ मच यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. सो अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़माने से फिर कोई लेना देना है. लेकिन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, कहना आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा समटाइम मुश्किल हो जाता है. मैं चाहूँगी कि आगे आप उनको माइक दे दें. एंड आई बिलीव आपकी बेटी की भी शादी होने वाली है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या प्लान्स हैं आपके, और क्या आप दुनिया की जो बातें हैं उसको सुनेंगी या फिर वो करेंगी जो आपकी बेटी को पसंद है और आपको नहीं? माशाल्लाह मेरी बेटी ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि मैंने मस्जिद में निकाह करना है. अच्छा. और मम्मा हम जो है बड़ी सादगी के साथ फंक्शन करेंगे. हमारे साथ ये आंटी जो मौजूद है ना, इनसे जरा मैं चाहूंगी कि अपने ज़माने में जब इनकी शादी हुई थी तब क्या सिचुएशन थी, और अभी के बारे में ये जो देख रही है दुनिया के अंदर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? शादी को कितना अर्सा हो गया, सबसे पहले तो ये बताएं. शादी को मुझे कुछ याद नहीं, वैसे मैंने कुछ याद भी नहीं रखा. अच्छा. तो याद भी नहीं रखा शादी को? कुछ भी नहीं याद रखा, बस सादगी से शादी हुई थी. ठीक है. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ये था कि माँ बाप ने ये किया था, कहा था कि माँ बाप की खिदमत करनी, आगे जाके अपने मियाँ की भी उनकी खिदमत की है, अच्छी ज़िंदगी गुजरी है, बच्चों को तालीम दी है, अच्छी ज़िंदगी गुजरी है माशाल्लाह. अभी जो हो रहा है सोसाइटी में, जिस तरह से शादियां हो रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपने भी अपने बच्चों की गालिबन शादी की होगी, क्या राय है? तकरीबन 3 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है. ये तीनों को, चारों को 10,000 तोले सोना डाला था और वलीमा अच्छा किया है. आज का जो ये याशी बहुत ज़्यादा है, जो ये अगर लोग, किसी के घर 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये मजदूर बेचारे सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस आते, किसी के पास 100 रुपया होता है, कि 200 वो लेके आता है. तो अगर ये लोग उड़ाने के बजाय ये इनको थोड़ा थोड़ा दे दे सबको, बाहर निकले लोग देखें. तो सोशल मीडिया पर वावा नहीं होगी ना, फिर वीडियो कैसे कुछ नहीं डालेंगे? डॉलर उड़ा देते हैं, घड़ियां. अच्छा, मेरे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आंटी ने एक बात की कि जब शादी हुई थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको कहा था कि आगे जाकर अपने सास ससुर की खिदमत करनी है, अपने हस्बैंड की खिदमत करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी, वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए. ठीक है, अक्सर ये वाली बातें हम टीवी पे भी सुना करते हैं और हमें अपनी दादियों की या अम्मियों की जनरेशन में नजर आती हैं. आगे अगर आंटी आप माइक दे दें उनको. माइक ऊपर है मेरा ख्याल. क्या आपकी पेरेंट्स ने इस तरह की नसीहत आपको की जब आपकी शादी हुई थी, या फिर आगे जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगी, बेटियों की शादी करेंगी, तो ये वाली नसीहत उनको करेंगी? मेरा ख्याल है कि जब मेरी बेटियां, आई गॉट 2 डॉटर्स, तो जब मेरी बेटियों की शादी होगी तो डेफिनेटली मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि अगला घर जो है वो आपका वही आपका घर है और आपने उसको अच्छे से चलाना है, और अपने माँ बाप की यानी कि जो. अच्छा, चलें, आपकी नज़र में ये जो हमारा आज का टॉपिक है, फजूल खर्ची जिसको हम कहते हैं शादियों में, हम कह रहे थे फलां ने फजूल खर्ची की, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देख रहे. आपकी नज़र में फजूल खर्ची क्या है जो शादियों पे होती है? देखिए, फजूल खर्ची तो हम इसको किसी हद तक कह भी सकते हैं, बल्कि है भी. लेकिन जैसे अब मैं अपना, अगर इफ़ आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, तो मेरी प्रॉपर मेहंदी भी हुई थी, फिर बारात भी प्रॉपर थी, वलीमा भी था. तो मेरा ख्याल है ये हर एक लड़की की जो है या लड़का है उसका ख्वाब होता है, बट देयर शुड बी अ वे, मॉडरेट वे. ठीक है, अब ये ना हो कि बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करें. जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा, मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किया कि हर चीज़ जो है वो सादगी से अच्छी लगती है, उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें. अब बहुत ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो फिर तो हम अपने आप के उसके साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे शो ऑफ बहुत ज़्यादा होता है. तो इस चीज़ का थोड़ा सा. अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर ना मैं चाहूँगी आगे आप माइक दें. सोशल मीडिया के ऊपर हमारे सामने एक बड़ी क्लासिकल 2 एग्जाम्पल्स चल रही हैं. एक है
मैं उनका नाम ले लेती हूँ क्योंकि मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। अरशद, जो कि दुआ के पापा जिनको आप कहते हैं ना, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की और बहुत ही सादगी के साथ, एंड आई बिलीव ही इज अर्निंग वेरी गुड फ्रॉम सोशल मीडिया। वो चाहते तो अब अपनी बेटी की शादी के ऊपर लगा सकते थे, बट उन्होंने चूज किया कि वो बड़ी सादगी से करेंगे, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट अरशद साहब। दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी शादी के फंक्शंस पिछले साल भी चल रहे थे, एंड देन इस साल पता चला कि दोबारा से शुरू हुए हैं और लोग समझे कि पहले शादी हो गई थी और अभी शादी दोबारा शुरू हो गई, एंड देन अगेन इतने ज़्यादा फंक्शंस जो है ना एक्सपेक्टेड है। ये जो ट्रेंड है, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है उनका, उनके इस रवैये के ऊपर आपकी क्या राय है? अरशद साहब के ऊपर भी और उस टिकटॉकर की भी मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर आप कमेंट करें ज़रा। आई थिंक ये हम पे डिपेंड करता है कि हम प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करें, अपनी इनर हैप्पीनेस को या फिर शो केस को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम, rather than we should prioritize कि हमें हमारी अपनी खुशी किस चीज़ में है। ये भी बड़ा मैटर करता है कि सोसाइटी पर आप इम्पैक्ट क्या छोड़कर जा रहे हैं। आप इन्फ्लुएंसर ना भी हो, आप आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, आपकी कजिन्स आपको देख रहे हैं, आपके मोहल्ले वाले आपको देख रहे हैं, और वो उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ भी करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, ये कितना मैटर करता है। हम इन्फ्लुएंसर्स को तो बुरा भला कह देते हैं, ठीक है, कि ये दौलत का गलत इस्तेमाल या नुमाइश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, लेकिन हम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल शहरी भी समटाइम्स इस तरह की काम कर रहे होते हैं जो माशरे पर अच्छा असर नहीं डाल रहे होते, जैसे शादियों के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करना। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? मेरे ख्याल से ये है कि जब तक इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता ना, तब तक वो मुआशरे में कोई इम्पैक्ट डाल नहीं सकता है। आपने अपने घर से शुरू करना होता है, और जितना आप खुद को कंट्रोल करेंगे तो आपका मुआशरा उसी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आजकल चूँकि इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है, और उसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि हम तवज्जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई देखे, हमें कोई अप्रिशिएट करे, अटेंशन के भूखे हो गए हैं। तो अगर हमारा इनर सेल्फ जो है वो सेटिस्फाई होगा तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के आने से, किसी के जाने से। हमें ये नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मैंने कितना खर्च कर दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया, या मैंने खर्च नहीं किया फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। तो जब तक आप अपने हवाले से या अपनी फैमिली के हदूद में रहते हुए काम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको परेशानी होगी, और इससे हमें फ़ायदे ये होंगे कि हमारे वालिदैन जो हैं वो एक कर्ज़ की परेशानी से बच जाएंगे। हमारे चूँकि वालिदैन जो हैं वो इस परेशानी में रहते हैं कि बेटी की ख्वाहिश है, डेकोरेशन चाहिए। आजकल तो हमारी जो एक नॉर्मल हॉल की डेकोरेशन है वो भी 50,000 से शुरू हो रही है। ये तो आप बहुत कम बता रही हैं वैसे। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। आपकी घर की रीसेंट की शादी हुई है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक हल्के से हल्की फैमिली भी है ना, लाइक जो मीडियोकर से भी कम है, जो नौकरी पेशा तबका है या जो इससे कम है, जो कम कमाता है, वो भी 50,000 की सिर्फ डेकोरेशन स्टार्ट करा। इसके अलावा भी जो नबूद नुमाइश और जो हमारी कुछ रस्में ऐसी चल पड़ी हैं, जिस तरह ब्रेक में भी आंटी भी बात करी थी, जो पैसे फेंकने वाली हमारी एक रस्म है। एक तो पैसे की हम बेअदबी कर रहे होते हैं, और इसके अलावा भी मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, ये भी कोई तरीका नहीं है। माइक प्लीज आगे दे दें, आपकी इस पर क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि आपकी बेटी या जो बेटा है ना, आपने उनकी शुरू से ही ना ऐसी तरबियत करें ना कि वो जब इस एज पे पहुँचें कि अब शादी करनी है ना, तो वो कहें कि कम से कम खर्चा हो। अब मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, वो दोनों ही कहते हैं कि हमने बहुत कम खर्चे पे शादी करनी है मम्मा। ये हम पे डिपेंड है। हम जब तक हम लोगों की 20-25 साल जो पहले शादियाँ हुई हैं, हम अपने पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखते थे, कर सकते थे हम भी बहुत कुछ, लेकिन वही नॉर्मल बस अपनी फैमिली को बुलाया, थोड़ा सा फंक्शन के मेहंदी बारात वलीमा सब कुछ था, लेकिन एक बच्चों की तरबियत करेंगे वही ज़ाहिर बच्चे आगे करेंगे। लेकिन आजकल हमारी तरबियत सोशल मीडिया भी कर रहा है, वो भी ज़्यादा कर रहे हैं, सुनते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया को देखते हैं वो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लेकिन मैं नहीं समझती कि वो ज़्यादा इन पे होगा, लेकिन हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मैं तो डेली 1 दिन 2 दिन लाजमी ये चीज़ें बताती रहती हूँ कि आपने कम से कम खर्चे पे अपनी शादी करनी है। जब शादी की बात आती है, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमें पेरेंट्स भी नज़र आ रहे होते हैं जो बहुत फोर्स कर रहे होते हैं, नहीं बेटा इसके अंदर खर्च करना है, लोग क्या कहेंगे। कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिनकी शादी होती है वो बड़ा फोर्स कर रहे होते हैं, एंड कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये होता है कि जो घर वाले होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं, घर की पहली शादी है या आखिरी शादी है, सालों बाद शादियां आती हैं, तो हमें इसके ऊपर खर्च करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर जब जहेज़ की बात आ जाती है, इन ट्रेंड्स को आप कैसे देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर क्या जो व्यू पॉइंट है ना घर वालों का, वो क्या होना चाहिए शादियों को लेकर?
देखिए, आप ही मिसाल कायम कर सकते हैं ना कि अगर आप जहेज़ नहीं ले रहे। मेरे बेटे ने भी अभी मेरे बेटे की शादी हुई है लास्ट ईयर ना, तो उसने पहले ही कह दिया था, हम लोग ने कहने की हम लोग को ज़रूरत भी नहीं हुई, उसने पहले ही कह दिया था कि मम्मा कोई चीज़ लड़की के घर से नहीं आएगी। तो हमने यही कहा कि बेटा आप अपनी सास से खुद बात करो तो ज़्यादा शायद उनको पता चले कि हाँ बेटे की भी यही ख्वाहिश है। तो उसने खुद कहा था कि सॉरी आंटी, आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, बस आप मेरा यही है कि कोई चीज़ अगर आई भी तो मैं वापस करा। अच्छा, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि जहेज बहुत हद तक लड़के कहते हैं अब हमने नहीं लेना, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बड़े शहरों में नज़र आ रहा है। छोटे शहरों में अभी भी ये वाले मसले मसाइल हैं और कुछ जगहों पर तो जो ससुराल वाले होते हैं वो डिमांड भी करते हैं। ससुरालों की ये डिमांड जो है ये कितना ज़्यादा पेरेंट्स को तंग करते हैं? बीइंग अ पेरेंट मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कमेंट करें। बिल्कुल तंग तो करते हैं, इसलिए कि जाहिर सी एक तो माशाल्लाह से वो बेटी को इतना पढ़ा लिखा के लड़की दे रहे हैं, तो आप उसको देखें ना कि उसमें उन्होंने कितना खर्च किया है और किस तरीके से किया है, वो वही जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि देखें आपके घर में वो आ रही है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है। उनकी तो नहीं है ना कि वो लड़की भी दें, पढ़ा के भी दें और आपको पढ़ी लिखी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, आपको जायदाद में हिस्सा भी दे दें। नहीं, हर चीज मैं ये पहले ब्रेक में भी बात करी थी, लड़के वालों को आगे बढ़कर स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़की वाले समटाइम्स वो ये फील कर रहे होते हैं कि नहीं भी हमारी बेटी आगे जाएगी, तंग ना करे, वो उस चक्कर में भी उसको दे देते हैं। हर तरह के लोग आपको मिलते हैं ना, लेकिन किसी ना किसी ने तो स्टेप बिल्कुल उठाना है ना। मैं खुद कहती हूँ कि मैं इसकी मिसाल हूँ। मैंने कोई जहेज नहीं लेके गई, फिर आगे मेरे भाई हैं उन्होंने कोई जहेज नहीं लिया, तो थोड़ी सी सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे हैं। वेल डन कह के आगे बढ़ जाते हैं हम। आपने जहेज लिया था, शादी हुई थी जब आपकी, या आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती कहा कि नहीं जहेज तो जाएगा साथ लड़की के? नहीं गया था और जब मेरे भाई की भी शादी हुई है तो हमने जहेज नहीं लिया, इवन दो कि उनके लॉज ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि वी आर नॉट इन नीड ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि जो भी है आप जिस घर में रह रहे हैं यू आर यूजिंग एवरीथिंग, तो वो जो लेकर आएगी क्या आपने उसी की चीज़ों से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है? कुछ लोग, मैं माजरत में आपकी बात काट रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चीज़ें लेनी कम कर देते, ज़रूरत भी है कहेंगे अच्छा उम्मीद लगा के बैठे लड़की तो लाएगी जी। मैंने खुद ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि भाई सोफा टूटा हुआ नहीं लेना नहीं है, वो लड़की ला रही है जी। और देखिए इसमें आपकी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट किधर गई कि आप क्या उस लड़की के इंतजार में थे कि वो आपके घर आएगी और चीज़ें लेकर आएगी? तो मेरे ख्याल में आपकी तो पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आप दुनिया को दिखाने के लिए किसी और की फैमिली को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आपकी वाह हो जाए और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए और आपका घर खूबसूरत लगे। तो इट्स मीन कि हमें फिर ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप ही नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप जी बिल्कुल आप देखें ना, अगर कोई आपके साथ इतना ऐसे बात कर रहा है कि दे आर डिमांडिंग, इफ दे आर डिमांडिंग इट्स मीन दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिस्पेक्ट टू योर डॉटर। एग्जैक्टली। अच्छा, मिडिल पॉइंट कहाँ पर निकालना चाहिए आपको? आप लोगों को क्या लगता है कि दे देना चाहिए? अगर लड़की चाह रही है, जिसकी शादी हो रही है, वो चाह रही है कि मैं अपने घर से कुछ लेकर जाऊँ, उसके पेरेंट्स को भी कोई मसला नहीं है, तो ये ले जाना कोई बुरी बात तो नहीं है? मिडिल पॉइंट आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्योंकि देखें ऐसा भी होता है कि बच्चियों की भी ख्वाहिश होती है मेरी अपनी चीज़ हो, मैं उसका इस्तेमाल करूं, मुझे कोई रोके ना, कोई टोके ना। और चूंकि अपनी चीज़ का आपको पता है मज़ा ही अलग होता है, आप उसको इजीली जो है वो हैंडल कर लेते हो, इस तरह से बिल्कुल ऐसा है। तो ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर रखें। जैसे मेरी शादी हुई तो मैंने जो मुझे उस वक्त स्पेस मिला, जितना मुझे घर मिला या कमरा मिला, मैंने उसके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली। अब चूँकि मैंने अपना घर बना लिया, अब मैं अपने घर में हूँ, तो अब जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं और मेरे हस्बैंड हम मिल के ले रहे हैं। तो वो ज़रूरत के मुताबिक विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें सेटल हो जाती हैं और बनती भी रहती हैं। एक चीज़ इसका ये है कि कुछ लोग दे देते हैं, वो डब्बे में पैक पड़ी रहती हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि स्पेशली वो डिनर सेट्स जो होते हैं ना, डिनर सेट्स, कोई इम्पोर्टेंट मेहमान आएगा तभी निकले, ओवन फ्रिज वो इस वक्त इसलिए नहीं चल रहा होता क्योंकि हम जॉइंट में रह रहे हैं, तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए तुम अपना ना चलाओ, जब तुम जाओगी फिर लेके जाओगी। वो 10 साल लगे, 20 साल लगे, किसी को क्या पता, बड़े खराब हो जाती है, बड़ा खर्चा होता है। वो शादी के जोड़े होते हैं जो लड़कियों के खास तौर पर, भाई लाखों के डिजाइनर जोड़े अब हर लड़की को चाहिए, और डिजाइनर नहीं भी है, आम मार्केट से जो ड्रेसेस मिल रहे हैं वो भी लाखों रुपए में, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो इस खर्चे को कैसे कम करें? अब लड़की ने, वो कहते हैं ना उरूसी जोड़ा तो पहनना ही है, फिर वो क्या करे?
उसके लिए भी कोई गुंजाइश निकाली जाए। गुंजाइश निकाले। गुंजाइश वही होती है कि वालिदैन भी थोड़ा इमोशनल होते हैं, बच्चियां भी इमोशनल होती हैं, वो कहती हैं एक ही दिन है तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बट अगेन वही वाला पॉइंट है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एक ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर, उनके लिए परेशानी हो जाती है। एक बड़ा अच्छा स्टेप जो हमें स्पेशली पंजाब में नजर आया था, वन डिश का कॉन्सेप्ट, और रात को 10 बजे तक आपने हॉल्स को बंद कर देना है। लोग उसके ऊपर बड़ी बात करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, उनके लिए आसानी कर दी। भाई वो सफेद पोश लोग हैं, पूरी जिंदगी वो बैठकर वो तैयारी करते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, एंड देन आप की बेटी जो है ना वो आपसे इस तरह की बात करे कि भाई उसकी शादी में 10-10 डिशें थी। तो ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट था। आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ये जो वन डिश का हुआ था, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो नहीं कह सकते अपने मुंह से, लेकिन हुकूमत की तरफ से जब हुआ तो उनका एक पर्दा रह गया। तो ये बहुत आसानी है उन ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमें जो है ना पहला कदम लेना चाहिए। हम पहला कदम मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल होता है, तो जब हम लेते हैं तो हम एक अच्छे काम के लिए मिसाल बनते हैं। कतरा कतरा करके ही समंदर बनता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है हम ये कहें कि भाई सामने वाला नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँ, मेरे एक के करने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक एक के करने से बहुत ही ज़्यादा कदम नफ्स के कंट्रोल से होगा। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेंगे, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया, अपने अपने ख्यालात जो है ना वो शेयर किए। बड़ा ज़रूरी होता है जनाब कि जब आप खर्च कर रहे हैं स्पेशली शादी के ऊपर, तो माइंडफुल होकर खर्च करें, क्योंकि अगर आप माइंडफुल होकर खर्च नहीं करेंगे ना और बेतहाशा खर्च किए जाएंगे, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता चलता आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं माशरे के अंदर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर, और उनके अंदर यू नेवर नो एक एहसास कमतरी भी जन्म ले सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जिस वक्त आप खर्च कर रहे हैं, आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपकी इज्जत आपके होने से, आपके अच्छे अखलाक इन चीजों से इज्जत नहीं हुआ ना, इससे कि आपकी घर में औरतों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं या आपने बेटी को जहेज कितना ज्यादा दिया। वक्त खत्म हो गया हमारे पास। बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाजत, आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।